कैसे हैं सभी छात्र छात्राएं। मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज मैं आपके लिए प्राचीन भारतीय इतिहास से मौर्य साम्राज्य की स्थापना का टॉपिक लेकर आया हूं। और प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में जुड़ता है। और वो एक ऐसा साम्राज्य था जिसने उसके जो बाद के साम्राज्य स्थापित किए गए, वो चाहे आपका गुप्त साम्राज्य हो या कोई भी अदर XYZ, तो उनकी एक बेहतर प्रकार से नींव तैयार की थी। और इस साम्राज्य में, मौर्य साम्राज्य में, हर तरीके से प्रशासनिक हिसाब से भी अगर देखा जाए एक अपने आप में महत्वपूर्ण साम्राज्य था। और अगर एक डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तब भी एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था। और अगर लेख अभिलेख के हिसाब से देखा जाए तो ये एक अपने आप में अति महत्वपूर्ण साबित होता है। तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे और हम आपको समस्या जो आपकी होगी वो समाधान करेंगे। तो देखिए, गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो आपकी की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था वो था बिंदुसार। बिंदुसार का उत्तराधिकारी जो था अशोक था। अशोक महान, जिसके बारे में हर पूरे भारतीय इतिहास में चर्चा होती है कि अशोक महान शासक था। तो यही सब चीजें हमें देखनी है। तो आइए देखते हैं हमारे लिए, हमारे एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है, वो सब चीजें हमने यहाँ प्रीलिम्स एग्जाम के हिसाब से ही आपको बताई है और समझाएंगे। बाकी मेंस की जो क्लास है गुप्त साम्राज्य पे, वो अलग क्लास होती है। आप अभी पीटी एग्जाम के लिए ही समझिए, जो हमारे एग्जाम से ताल्लुक रखती है चीज। आइए देखते हैं। टॉपिक है हमारा मौर्य साम्राज्य पार्ट 1। याद रखना, मौर्य साम्राज्य का पार्ट 1 है। ये कम से कम 3 पार्ट में हम आपको कंप्लीट कराएंगे। इसके बाद है प्राचीन भारतीय इतिहास विषय है। मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। आप याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत आता है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या कोई और दे देगा, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 345 ईसा पूर्व में, 345 ईसा पूर्व में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन ने कहा था, एक इतिहासकार है जस्टिन, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जो कहा था सेंड्रोकोटस कहा था। क्वेश्चन ये आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा था, तो आप याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य को इतिहासकार जस्टिन ने सेंड्रोकोटस कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है मुद्रा राक्षस पुस्तक एग्जाम में आते हैं। मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है वो विशाखा दत्त की है। विशाखा दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है, तो इसे चंद्रगुप्त मौर्य को वर्षल कहा गया है। किस पुस्तक में? मुद्रा राक्षस पुस्तक में। और मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है वो किसकी है? विशाखा दत्त की। और वर्षल जो शब्द होता है उसका जो अर्थ होता है, आप याद रखना, कभी कभी एग्जाम में अर्थ पूछ लेता है, तो वर्षल का जो अर्थ होता है वो होता है निम्न कुल में पैदा होने वाला या निम्न कुल में जन्म लेने वाला। क्लियर है? नेक्स्ट, वर्षल का अर्थ होता है निम्न कुल में जन्म लेने वाला। तो याद रखना, वर्षल का जो अर्थ होता है वो होता है निम्न कुल में जन्म लेने वाला या निम्न कुल में जन्म होने वाला। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया था? एक क्वेश्चन भी बार बार देखने को मिलता है। तो चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने एक युद्ध में चाणक्य ने या विजय प्राप्त करने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। तो इसी से खुश होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को प्रधानमंत्री का पद सौंप दिया था और प्रधानमंत्री के पद पे ने बैठा दिया था। एक क्वेश्चन आता है कि चाणक्य जो था उसके अन्य क्या नाम थे? तो कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, ये तीनों नाम इसी के हैं। मैं नीचे लिखवा दिया। चाणक्य को अन्य किस नाम से भी जाना जाता था? तो चाणक्य को कौटिल्य भी कहा गया और विष्णुगुप्त भी कहा गया, और बाकी चाणक्य तो इसका नाम है ही, ठीक है। तो कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य, ये तीनों नाम इसी के थे। और कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त किसके दरबार में रहते थे? वो रहते थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। क्लियर है? यहां तक है। अर्थशास्त्र एक पुस्तक है, अर्थशास्त्र, ये जो है आपकी कौटिल्य की है। अर्थशास्त्र चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त की ही पुस्तक है।
तो आप याद रखना अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य की है। और एक क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उससे हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन मिलती है, किस चीज की जानकारी मिलती है। तो इतिहास इससे पुस्तक से हमें जो है आपकी राजनीतिक जानकारी मिलती है, मतलब मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक जो जानकारी है वो हमें इस पुस्तक से मिलती है, अर्थशास्त्र पुस्तक से। आप याद रखना अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसका जो संबंध है वो राजनीति से है, ना कि इकोनॉमिक्स से। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रगुप्त की जो राजधानी थी वो क्या थी? मगध। तो आप याद रखना मगध इसकी राजधानी। और ये जो गद्दी पे बैठा था चंद्रगुप्त मौर्य, क्वेश्चन ये भी बार बार एग्जाम में आता है, 322 ईसा पूर्व में गद्दी पे बैठा था चंद्रगुप्त मौर्य। गद्दी पर कब बैठा? 322 ईसा पूर्व में। और इसकी राजधानी क्या थी? मगध। ठीक। और एक क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि चंद्रगुप्त जो मौर्य था वो किस धर्म को मानता था? तो ये जो है आपका जैन धर्म को मानता था। चंद्रगुप्त किस धर्म को मानता था? तो ये जो है आपका जैन धर्म को मानता था। और एक क्वेश्चन ये आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में शामिल या दीक्षा किसने दी थी या किसने शामिल किया था? ये नोट में आगे चल के डलवाया मैंने। चंद्रगुप्त को जैन धर्म में शामिल करने का श्रेय भद्रबाहु को जाता है। चंद्रगुप्त को जैन धर्म में शामिल करने का श्रेय भद्रबाहु को जाता है। क्लियर है यहां तक के? कोई दिक्कत? नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया था। तो इसने जब जीवन का अंतिम जो समय था, एक कर्नाटक है जो हमारा कर्नाटक राज्य है, वहां एक स्थान है श्रवणबेलगोला। तो इसने जीवन का जो अंतिम समय बिताया था श्रवणबेलगोला स्थान पे बिताया था। और वहीं पर आगे चलकर 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। या इसने अपने प्राणों का अंतिम समय में कहां पर त्याग किया था? कर्नाटक श्रवणबेलगोला। एक क्वेश्चन ये आता है कि कर्नाटक जो श्रवणबेलगोला है वो कहां पर है? कर्नाटक में। यह श्रवणबेलगोला किस लिए प्रसिद्ध है? तो श्रवणबेलगोला जो है वो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र है, ना कि किसी और धर्म का। ठीक है, श्रवणबेलगोला किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप याद रखना श्रवणबेलगोला ये जैन धर्म का प्रसिद्ध स्थान है। ठीक है, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है, जैन धर्म का प्रसिद्ध स्थान है। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में हराया था। चंद्रगुप्त ने एक सेल्यूकस निकेटर था, राजा था, तो इसने 305 ईसा पूर्व में इसे हरा दिया था सेल्यूकस निकेटर को। इसके बाद हारने के बाद सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री थी कार्नेलिया, तो इसने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। तो इसके बाद निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। ये पूछ लेगा आपसे कार्नेलिया किसकी पुत्री थी? वो थी आपकी सेल्यूकस निकेटर की। और कार्नेलिया का विवाह किससे हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य से। कब हुआ था? जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में एक युद्ध में हरा दिया था। उसके बाद उसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में शामिल करने का श्रेय भद्रबाहु को जाता है। भद्रबाहु को जाता है। नेक्स्ट है मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये जो ये था ना, ये अब तो ये भाई ससुर और दामाद हो गए ना। तो सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक वो भेजा था राजदूत बनाकर, जो उसकी इंफॉर्मेशन उसे देता था और उसकी इंफॉर्मेशन उसे देता था। तो ये जो था मेगास्थनीज, अगर क्वेश्चन पूछे किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। और किसका राजदूत था ये मेगास्थनीज? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इंडिका जो पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका किसकी है? मेगास्थनीज की है। इसमें पाटलिपुत्र नगर की चर्चा की गई है। ज्यादातर एग्जाम में छोटे जितने भी एग्जाम रहते हैं उसमें इतना ही पूछ लेता है, बाकी ये यूपीएससी का वो बनता है मैटर कि जो
मैगनीज है उसकी जो पुस्तक है वो कौन सी है? इंडिका है। और इंडिका पुस्तक से हमें किस नगर की जानकारी प्राप्त होती है? पाटलिपुत्र नगर। तो इसी पुस्तक में पाटलिपुत्र नगर में ये कहां बताया गया है कि इसमें 570 बुर्ज थे और 64 द्वार थे। पाटलिपुत्र नगर में इंडिका पुस्तक में बताया गया है कि इसमें 570 बुर्ज थे और 64 द्वार थे। और यह बताया गया है कि जो पाटलिपुत्र नगर था वो 3 मंजिला इमारत थी और उसका निर्माण कच्ची ईंटों से हुआ था। ये लिखवा रखा मैंने, 3 मंजिला इमारत थी, कच्ची ईंटों से बनी थी। ठीक है। नेक्स्ट है इतिहासकार प्लूटोर्क के अनुसार, एक इतिहासकार हुए प्लूटोर्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। भाई सेल्यूकस निकेटर जो थे वो ससुर थे। ससुर साहब को तो दामाद कुछ भी दे सकता है, दामाद को ससुर साहब कुछ भी दे सकते हैं। तो कुछ हो सके ससुर साहब से ज्यादा कुछ मिल गया हो तो उसकी खुशी में इन्होंने सेल्यूकस निकेटर, प्लूटोर्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को, ससुर थे जो इनके, उन्हें 500 हाथी उपहार में दे दिए थे। ठीक है कि जाओ आप अपने दामाद की बात देखो, दामाद आपके लिए क्या करता है, आपने सिर्फ विवाह किया है अपनी लड़की का हमारे से, तो भाई राजा तो राजा होता है ना। चलिए है जो भी है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुई थी। तो याद रखना चंद्रगुप्त जो मौर्य था इसकी जो मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुई थी, जो जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था वो था बिंदुसार। आइए बिंदुसार के बारे में जानते हैं, जो हमारे एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, बस वही हमें पढ़ना है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। यह क्वेश्चन ऐसा आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पे कौन बैठा? तो बिंदुसार बैठा था। क्यों बैठा था? क्योंकि ये उसका बेटा था, तो बेटा ही बैठता है, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट है बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। तो याद रखना 298 ईसा पूर्व, समय जरूर याद रखना इनका तीनों का। इसे जो है अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आता है अमित्र घात किस शासक को कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा आंसर बिंदुसार को। अमित्र घात का अर्थ क्या होता है? अमित्र घात का अर्थ होता है अपने दुश्मनों का विनाश करने वाला या अपने शत्रुओं का विनाश करने वाला। ठीक है। नेक्स्ट है बिंदुसार, ये जो है आजीवक संप्रदाय को मानता था। बिंदुसार जो था वो आपका आजीवक संप्रदाय को मानता था, और आजीवक संप्रदाय की स्थापना मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका है क्लास। इसकी संप्रदाय की स्थापना मक्खलीपुत्र घोषाल ने की थी। क्वेश्चन आता है कि आजीवक जो संप्रदाय था उसका संस्थापक कौन था? तो मक्खलीपुत्र घोषाल। ठीक है। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन आता है वारिसार या भद्रसार किसे कहा जाता है? तो ये वारिसार या भद्रसार बिंदुसार को ही कहा जाता है। किस ग्रंथ में? वायु पुराण में। ठीक है, यहां तक के कोई दिक्कत? इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट, एक इतिहासकार हुए स्ट्रैबो, उन्होंने बताया है कि सीरिया के जो राजा थे, एक सीरिया जो आज भी देश है, सीरिया के राजा एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायनेकस राजदूत भेजा था। तो डायनेकस किसके दरबार में रहता था? बिंदुसार। किसने भेजा था? सीरिया के राजा एंटियोकस ने। तो याद रखना सीरिया के राजा एंटियोकस ने किसके दरबार में भेजा? बिंदुसार के। किसे भेजा? डायनेकस को राजदूत बनाकर, ताकि उधर की इंफॉर्मेशन इधर दी जाए और इधर की उधर दी जाए, जो भी कोई चाहे वो समस्या हो या समाधान हो, एक्स वाई जेड। ठीक है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सैन कहा गया है। सिंह सैन। क्वेश्चन आता है जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सैन के नाम से जाना जाता है। ठीक। नेक्स्ट है बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। क्वेश्चन ये भी आता है तक्षशिला में किस मौर्य शासक के समय विद्रोह हुआ था? तो बिंदुसार हमारा आंसर हो जाएगा। बिंदुसार के जो बेटे थे वो 2 थे, एक तो था सुसीम
और एक था अशोक। भाई ऐसा तो है नहीं अगर दो बेटे हैं दोनों योग्य हो, दोनों हिम्मती हो, दोनों साहसी हो, तो एक हो सकता है कुछ भी वो अपवाद अगर हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या था, तो बिंदुसार ने इस विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहला ये अशोक का बड़ा भाई था सुसीम, तो जाहिर सी बात है उसे ही भेजा जाएगा, तो सुसीम को भेजा था, लेकिन ये सफल नहीं हुआ था, ये विद्रोह को दबा नहीं पाया था, ठीक है। कौन? सुसीम। कहां पर? जो तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। किसके समय में हुआ था? बिंदुसार के समय में। फिर इसके बाद जब सुसीम वापस आ गया तो इसके पिता ने ये कहा कि चलो ठीक है अशोक को भेज देते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन गुजरती है। तो जब अशोक को भेज दिया गया तो अशोक तो एक योग्य था, हिम्मती था, साहसी था, बेहतरीन रणनीतिकार था, बेहतरीन प्रशासक था, हर तरीके से वो एक योग्य था। तो उसने अपनी रणनीति का पालन करते हुए उसे विद्रोह को दबा दिया और जो विद्रोही थे उन्हें विफल कर दिया। तो ये क्वेश्चन आता है कि किसे किसे भेजा था? पहले सुसीम को भेजा था, बाद में अशोक को भेजा था। अशोक उस विद्रोह को दबाने में कामयाब हो गए थे, ठीक है। तो मैंने लिखवा दिया, आप चाहे नोट्स बना सकते हो, जो विद्रोह को दबाने में कामयाब हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बिंदुसार ने सीरिया के एक राजा थे एंटियोकस प्रथम से 3 वस्तुओं की मांग की थी, और इसकी हमें जो जानकारी देते हैं वो देते हैं एथीनियस, इतिहासकार हुए एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम से 3 वस्तुओं की मांग की थी। वो 3 वस्तुएं क्या क्या थी? एक तो थी मदिरा, और एक थी सूखी अंजीर, और एक थी आपकी दार्शनिक। तो ये बताया जाता है, इतिहास से जानकारी मिलती है, जो आपके केसी श्रीवास्तव की बुक है प्राचीन भारतीय इतिहास, कि इसने एंटियोकस प्रथम ने प्रथम 2 चीजें तो भेज दी थी, मदिरा भी और सूखी अंजीर भी, लेकिन दार्शनिक भेजने से मना कर दिया था। वो क्या कारण रहा होगा, क्या नहीं रहा होगा, वो उस समय की बात है, लेकिन हमें इतनी याद रखनी किससे किस वस्तुओं की मांग की थी। तो किसने? बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम से 3 वस्तुएं मांगी थी, एक तो सूखी अंजीर, एक मदिरा और एक दार्शनिक। तो इसकी जानकारी कौन देता है हमें? एथीनियस, इतिहासकार हुए एथीनियस, ठीक है। इसके बाद है बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। यह बताया है कि जो बिंदुसार थे ये 16 राज्यों के विजेता थे और इन्होंने 16 राज्यों पर विजय प्राप्त करी थी। इसकी जानकारी कौन देता है? तारानाथ। तारानाथ कौन था? बौद्धिस्ट, कोई बौद्धिस्ट है, बौद्ध धर्म को मानने वाला था, तो इसकी जानकारी हमें वो प्रदान करता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास पार्ट 1, मौर्य साम्राज्य की स्थापना, ठीक है। आज हमने चंद्रगुप्त मौर्य देखा, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा देखा बिंदुसार, बिंदुसार का के बेटे देखे हमने सुसीम और अशोक। इसके बाद हम डायरेक्ट अशोक पे आएंगे, क्योंकि इसके बीच में हमें कोई जानकारी इंपोर्टेंट हमारे लिए नहीं है, तो हम डायरेक्ट पार्ट 2 में आपको अशोक उपलब्ध कराएंगे, और पार्ट 3 में हम आपको मौर्य साम्राज्य का शासन, प्रशासन, व्यवस्था जो भी रही होगी उस समय, वो सब उपलब्ध कराएंगे। तो हम पूरे मौर्य साम्राज्य को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 क्लास में कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्रतिदिन 3 क्लास कंटिन्यूटी के साथ पाने के लिए, जैसे हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं वैसे ही आपको ऑनलाइन प्रदान कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। और अगर पुराने हैं यूट्यूब चैनल पर तो आप कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा। आप देख रहे होंगे हम कितनी कंटिन्यूटी के साथ आपको 3 क्लास उपलब्ध करा रहे हैं डे बाय डे, और 1 हफ्ते में टेस्ट मिलते हैं आप लोगों को, ताकि आप अपनी तैयारी का एनालिसिस भी कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं आपका अपना टीचर कुछ